हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग यूनिट 7 को देखेंगे, जो 7 का आज अंतिम क्लास होगी और हम यूनिट 7 को पूर्ण रूप से फिनिश कर रहे होंगे, जो नेट के लिए हमारे सिलेबस में दिया गया है। यूनिट 7 उसकी जितनी भी कहानियां हैं हम सबको आज फिनिश कर देंगे। जो भी हमारी कहानियां बची हुई हैं आज पूर्ण रूप से हम लोग उनको फिनिश कर रहे होंगे। तो ये जो यूनिट 7 है उसके लिए अंतिम क्लास है और कल हम बात करेंगे जो यूनिट 5 है उस पे बात कर रहे होंगे। तो अगर किसी ने बाकी कहानियां नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप सारी कहानियों को देख सकते हैं। ये संक्षिप्त में उनका सारांश और पात्र के बारे में बताया गया है। रचना कौन सी है, विधा क्या है, उसके बाद रचना के रचनाकार कौन से हैं और उसके पात्र क्या हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन इनके जो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बिल्कुल आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा और यहाँ से इस यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा। तो पहले तो आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ और फिर जुड़ जाते हैं हम लोग अपनी एक नए सेशन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नए सेशन की ओर और देख लेते हैं। पहले तो हम वही चीज़ देखते हैं जो पिछली 4 क्लासों में देखा है, क्योंकि मैं ये हर क्लास में हर सेशन में लेके आता हूँ। उसका कारण यही है कि जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 में ये रचनाएं दी गई हैं। यूनिट 7 में ये रचनाएं हमारी मेंशन है, तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, राजेंद्र बाला घोष, जिनको हम बंग महिला के नाम से जानते हैं, उनकी चंद देव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये क्या है, कहानी है। तो ऐसे देखो यहाँ से क्वेश्चन इन्हीं से बन सकता है और कई बार क्वेश्चन बना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। यहाँ से इसी पेज से आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से कैसे बन सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें के रचनाकार कौन है, या दुलाई वाली के रचनाकार कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको बंग महिला के नाम से जाना जाता है, या फिर ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं इसकी विधा क्या है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ठीक है, इनकी जो रचना है कौन सी, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरी है माधवराव सप्रे। कौन है दूसरे, माधवराव सप्रे, और इनकी जो कहानी है वो क्या है, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो क्या है, राही, इनकी रचना क्या है, राही, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद की कौन सी है, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। ठीक है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है, आकाशदीप। जैनेन्द्र की बात करें तो जैनेन्द्र क्या है, आभाग्य अपना अपना। जैनेन्द्र की कौन सी कहानी है, भाग्य अपना अपना। फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात करते हैं तो तीसरी कसम लाल पान की बेगम, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, 2 कहानियाँ इसमें दी हुई हैं। उसके बाद अज्ञे की बात करते हैं तो अज्ञे की कौन सी है, ग्रेगिन। शेखर जोशी की बात करें तो शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी जी की बात करें तो भीष्म साहनी जी अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। ठीक है, उसके बाद कृष्णा सोबती जी की बात करें तो कृष्णा सोबती जी की सिक्का बदल गया। कौन सी है, सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो हरिशंकर परसाई जी की जो कहानी है वो क्या है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ठीक है, उसके बाद ज्ञान रंजन की कहानी है पिता, और कमलेश्वर की है राजा निर्वंशिया, और निर्मल वर्मा की कौन सी है, परिंदे। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। ये हमारी क्लास कौन सी होगी, ये क्लास है 5 नंबर। कौन सी है, 5, जो कि आज यूनिट 7 की ये अंतिम क्लास है। कौन सी है,
अंतिम क्लास है, आज सारी कहानियों को हम लोग फिनिश कर रहे होंगे। चलिए, तो इसको हम देख लिया। अब पहली कहानी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो कोसी का घटवार है, जिसके रचनाकार कौन है? शेखर जोशी जी हैं। ठीक है, कोसी का घटवार रचनाकार कौन है? शेखर जोशी जी हैं। कोसी का घटवार रचनाकार कौन है? शेखर जोशी। 1957 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कब प्रकाशित हुई? अगर कोसी की घटवार की हम बात करें तो कोसी की घटवार जो है, कोसी का घटवार जो है, ये कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, अगर हम शैली की बात करें तो कोसी के घटवार की शैली क्या है? तो शैली है मनोविश्लेषणात्मक शैली है। कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक शैली है। किसकी? कोसी का घटवार की। वर्णित अगर विषय की बात करें कि इसमें जो वर्णित विषय दिया गया है, तो वर्णित विषय क्या है? तो वर्णित विषय जो है निस्वार्थ प्रेम एवं अभावों में भी मानवता की भावना का चित्रण किया गया है। इसमें क्या किया गया है? निस्वार्थ प्रेम एवं अभावों में भी मानवता की भावना का चित्रण किया गया है। तो ये थी किस शेखर जी की कौन सी? कोसी का घटवार। इसकी शैली कौन सी है? कब प्रकाशित हुई? तो 1957 ईस्वी में। किस में प्रकाशित हुई? कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब कोसी के घटवार की हम कहानी के सारांश की बात करें, कहानी का सारांश क्या है? तो इसमें देखो कहानी क्या है। इस कहानी में एक गुसाई का लक्ष्मा के प्रति प्रेम भाव का चित्रण है। गुसाई सैनिक है, अतः लक्ष्मा के पिता लक्ष्मा की शादी गुसाई से नहीं करते। ठीक है, किससे नहीं करते? गुसाई से नहीं करते हैं। लक्ष्मा की शादी राम सिंह से हो जाती है। किससे हो जाती है? राम सिंह से हो जाती है। देखो, अगर पात्र की बात करें तो इसमें एक कौन है? गुसाई है जो कि सैनिक है, लक्ष्मा उसकी प्रेमिका है, और राम सिंह जो लक्ष्मा का पति है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पात्र आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, पिता की बात करें, लक्ष्मा के पिता, तो ये एक ऐसा रिश्ता है, तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो नाम दिए रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। गुसाई सिंह लक्ष्मा को भूल नहीं पाता। जब उसकी कहीं दूसरी जगह शादी हो जाती है राम सिंह के साथ में, तो गुसाई जो है वो लक्ष्मा को भूल नहीं पाता है। 15 सालों के बाद जब वो रिटायरमेंट होकर आता है, फौज में होता है, मतलब सैनिक होता है, आर्मी में होता है, रिटायरमेंट होकर जब आता है, उपरांत 15 सालों के उपरांत जब वो एक गाँव आकर पवन चक्की लगाता है, रिटायरमेंट होने के बाद वो एक पवन चक्की लगाता है। तो एक दिन लक्ष्मा पिसान के लिए वहाँ आती है, मतलब गेहूँ पिसवाने के लिए वहाँ पर आती है। लक्ष्मा की विपन्न दशा देखकर गुसाई सिंह हतप्रभ हो जाता है। क्या हो जाता है? हतप्रभ, मतलब कि आश्चर्यजनित, चकित रह जाता है। ठीक है, उठता है और वह लक्ष्मा की आर्थिक सहायता करना चाहता है। क्या करना चाहता है? आर्थिक सहायता करना चाहता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो गुसाई था वो लक्ष्मा की कौन सी सहायता करना, आर्थिक, मानसिक, किस तरीके से सहायता करना चाह रहा था। ठीक है, किंतु लक्ष्मा मना कर देती है। वह पहाड़ियों की तरफ चली जाती है। गुसाई उसे टकटकी बांधे तब तक देखता रहता है जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाती। तो ये था कोसी का घटवार कहानी का सारांश। ठीक है, उसके बाद अगर इसके किसने क्या कथन कहा है, इसमें कथन या आलोचकों के मत की बात करेंगे, तो उसमें आलोचकों के मत क्या है और कि कौन से कथन किनके हैं, तो इनके बारे में देखें तो सामान्यतः इसे पहाड़ी अंचल की कहानी माना है, किंतु इसमें आंचलिक कहानी का व्याकरण नहीं मिलेगा, बल्कि स्मृति को टटोला जाए तो इसमें उसने कहा था, जो उसने कहा था किसकी है? मनु भंडारी जी की है ना, उसने कहा था। ठीक, कहानी के अवशेष मिलेंगे। ठीक है, क्या किसके अवशेष मिलेंगे? कहानी के अवशेष मिलेंगे। ये किसने कहा है? विजय मोहन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? विजय मोहन सिंह ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कहानी देख लेते हैं कौन सी। ये हमारी कौन सी कहानी फिनिश हो गई है? जो कोसी का घटवार था, ये हम कहानी को फिनिश कर चुके हैं।
ठीक है, उसको हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कौन सी। अच्छा, एक चीज़ और जो अभी मैंने उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सिक्का बदल गया। कौन सी कहानी देखेंगे? सिक्का बदल गया। अच्छा, सिक्का बदल गया, इसकी रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हैं कृष्णा सोबती जी। और इसकी रचना काल कौन सा, का समय क्या है? रचना काल जो समय की बात करता है तो रचना काल है 1948 ईस्वी में। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? 1948 ईस्वी में। सिक्का बदल गया कहानी है, विधा क्या है? तो कहानी है। ये किसकी है? रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? कृष्णा सोबती जी हैं। ठीक है, अगर कृष्णा सोबती जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में। और इनके निधन की बात करें तो निधन कब हुआ है? निधन जो हुआ है 2019 ईस्वी में। वर्णित विषय क्या है इसमें? तो विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया गया है एक तो। दूसरी चीज़, बदलते वक्त की त्रासदी, लोगों की मनोवृत्तियों में आए बदलावों का चित्रण किया गया है कि कैसे लोग बदल जाते हैं। उसके बाद मानवीय मूल्यों के विघटन का भी चित्रण किया गया है। ठीक है, ये तो इसमें विषय थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम पात्र की बात करें तो पात्र कौन है? साहनी है, जो कि नायिका है। साहाजी कौन है? साहाजी साहनी के पति हैं। ठीक है, तो एक पात्र हो गई साहिनी, दूसरी साहाजी। एक पात्र है सोरा, एक पात्र है हसैना। हसैना कौन है? सोरा की पत्नी है। हसैना कौन है? सोरा की पत्नी है। वेगू पटवारी हैं, मुल्ला इस्माइल है, थानेदार दाऊद खां हैं। ठीक है, थानेदार जो हैं वो दाऊद खां। ये तो इनके क्या हैं? पात्र हैं। कौन है? पात्र की बात हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सिक्का बदल गया, इसका कहानी का सारांश क्या होगा। तो सिक्का बदल गया कहानी का सारांश क्या है? तो देखते हैं कि इस कहानी की जो नायिका है वो कौन है? हुसैना। ठीक, साहनी इस कहानी की जो नायिका है वो, एक सेकेंड, हाँ जी, ये अपना एक मिनट। अगर हाँ इसकी हम कहानी की बात करें तो इसमें कहानी की नायिका, जो कहानी की नायिका हैं वो शाहजी की पत्नी साहनी है। कौन है? साहनी है। किसकी? शाहजी की पत्नी। शाहजी का निधन हो जाता है, मतलब देहांत हो चुका है। शाहजी का एक समय सिक्का चलता था। क्या चलता था? सिक्का चलता था। उन्होंने आसामियों से ब्याज वसूल कर सोने की बोरियां भर रखी थी। उनके पास बहुत धन था। ठीक है, किंतु अब सिक्का बदल चुका है। साहनी महल छोड़कर जाने वाली है। ये विभाजन के समय की घटना का वर्णन इसमें वर्णन किया गया है। तो साहनी महल छोड़कर जाने वाली है, लोग उसकी संपत्ति को लूटने के लिए खड़े हैं। ठीक है, थानेदार कहता है कि वह जो कुछ ले जाना चाहती है ले जा सकती है, किंतु वह कुछ भी नहीं ले जाना चाहती। उसे इस बात का दुख है कि भरी भीड़ में वह तन्हा है। उसे किस बात का दुख है? तो वह भरी भीड़ में तन्हा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साहनी थी उसे किस बात का दुख था? तो वह अपने आप को अकेला महसूस करती है। ठीक है, अब सिक्का बदल गया, इसमें आलोचकों के मत की बात करें तो मत क्या है? देखो, सिक्का बदल गया जो गोपाल राय का मत है वो क्या है? सिक्का बदल गया में वतन छोड़ने की पीड़ा की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। क्या हुआ है? जो वतन छोड़ने की पीड़ा है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो किसने कहा है? गोपाल राय ने कहा है। वहीं बच्चन सिंह ने क्या कहा है? सिक्का बदल गया विघटित होते मानवीय मूल्यों की कहानी है। कैसे? विघटित होते मानवीय मूल्यों की कहानी है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उसके बाद अब हम एक नई कहानी, जो आज की तीसरी कहानी है, और कौन सी है? भाग्य अपना अपना, अपना अपना भाग्य।
ठीक है। ये विधा कौन सी है? तो कहानी है। इसके रचनाकार कौन होंगे? तो रचनाकार जैनेन्द्र जी हैं। तो देख लेते हैं इसका कौन सी कहानी है। तो अपना अपना भाग्य कहानी है। विधा की बात करते हैं तो विधा ये कहानी हो जाएगी। रचना काल की बात करें तो रचना काल कौन सा हो जाएगा? 1931 ईस्वी हो जाएगा। और रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हैं जैनेन्द्र। ठीक है। इसमें वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। ये किस में संकलित हुई थी? तो ये वातायन कहानी संग्रह में संकलित हुई थी। ठीक है। शैली की बात करें तो संवाद शैली है। यहाँ पे शैलियाँ बहुत पूछी जाती हैं, तो हर एक कहानी की आपको शैली पता होना अनिवार्य है। ठीक है। तो इसमें जो शैली है वो कौन सी है? संवाद शैली है। किसमें? अपना अपना भाग्य में। विषय क्या है? तो सामाजिक भेद की समस्या का चित्रण एवं धनाढ्य उच्च वर्ग के लोगों द्वारा गरीब असहाय कड़ाके की ठंड से मृत बालक के प्रति झूठी दया, सहानुभूति एवं संवेदना का चित्रण किया गया है। ठीक है। तो ये इसका विषय है। अगर हम पात्र की बात करते हैं तो इसमें दो ही पात्र हैं। एक 10 वर्षीय बालक जो अनाथ बालक है उसका, और कथानायक और कथानायक का मित्र, बस यही पात्र हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पात्र तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कहानी कब, कौन सी कहानी के इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हैं जैनेन्द्र जी। कहानी का विधा क्या है? तो ये मतलब इस रचना की विधा क्या है? तो कहानी है। और इसका काल, रचना काल क्या है? तो 1931 ईस्वी है। अपना अपना भाग्य कब संकलित हुई? तो 1931। किस पत्रिका में संकलित हुई? तो वातायन पत्रिका में संकलित हुई थी। कहानी संग्रह में, सॉरी पत्रिका नहीं, वातायन क्या है? कहानी संग्रह है, उसमें संकलित हुई थी। ठीक है। यहाँ से इतना पूछा। अब इसका हम सारांश देख लेते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश क्या है? तो इस कहानी के केंद्र में एक 10 वर्षीय बालक है जो गरीब और असहाय बालक है, और दूसरी ओर पर्यटक है, जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो हैं। ठीक है। जिनको हम सैलानी बोलते हैं। ठीक है। तो ये उत्तराखंड की कहानी है। ठीक है। तो जो घूमने के लिए नैनीताल आते हैं, उस गरीब पहाड़ी बालक की ठंड के कारण क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। सैलानी जो, वही जो कौन होते हैं? जो सैलानी, जो पर्यटक होते हैं। ठीक है। उस बालक के बारे में बातें करते हैं तथा झूठी सहानुभूति दिखाते हैं। ठीक है। ये तो कहानी का सारांश हो गया। अगर हम इसमें नामवर सिंह ने क्या कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है अपना अपना भाग्य मानवीय संवेदनाओं के मर जाने की कहानी है। कैसी? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि अपना अपना भाग्य मानवीय संवेदनाओं के मर जाने की कहानी है। और किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है। आगे देख लेते हैं एक नई कहानी, जो कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ठीक है। तो ये किसकी है? तो ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। रचना काल की बात करें तो रचना काल कब है? 1968 ईस्वी है। और रचनाकार हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी के जन्म की बात करें तो 1924 ईस्वी में हुआ, और निधन की बात करें तो निधन इनका 1995 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। इनका जो किसमें संकलित है? तो ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, इसमें इसको संकलित किया गया है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी को किसमें संकलित किया गया है? इसकी अगर विधा की बात करें तो ये कहानी होगी। ठीक है। विधा कौन सी है? कहानी है। ठीक। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि 1970 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1970 ईस्वी में। उसी में इसको संकलित किया गया है। विषय की बात करें तो इसमें विषय क्या है? पुलिस व्यवस्था के भ्रष्टाचार को चित्रित करना। इसका जो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इसमें किस विषय के बारे में बात की गई है? तो पुलिस व्यवस्था के भ्रष्टाचार को चित्रित किया गया है। पात्र की बात करें तो इसके पात्र इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिनका नाम क्या है? मातादीन। इनको MD साहब के नाम से जानते हैं। दूसरे कोतवाल। ठीक है। दूसरे कौन है? कोतवाल चांद सरकार हैं, भारत सरकार हैं, और उसके बाद IG हैं और पुलिस मंत्री हैं। ठीक है। ये तो इसके क्या हो गए?
पात्र हो गए। अगर शैली की बात करें तो फैंटेसी शैली है। फैंटेसी मतलब काल्पनिक कथा है। ये फैंटेसी का अर्थ होता है काल्पनिक कथा या काल्पनिक कहानी। और एवं व्यंग्यात्मक मतलब कि इसमें क्या है, व्यंग किया गया है। ठीक है, तो शैली की कैसी है, फैंटेसी या फिर और व्यंग्यात्मक। ठीक है, ये इसकी शैली है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई जी। रचना का समय कौन सा है, 1968 ईस्वी में। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी किसकी, हरिशंकर परसाई जी की। ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र कब कहानी वो इसमें संकलित हुई, तो 1970। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर का कहानी का सारांश की बात करें तो इस कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने फैंटेसी मतलब काल्पनिक कथा के माध्यम से पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की कलई खोली है। इसमें भ्रष्टाचार की कलई खोली है। पुलिस के कार्य करने के निराले ढंग, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर निर्दोष को पकड़ना, झूठे एविडेंस प्रस्तुत करना, एफआईआर बदलना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना आदि सभी पुलिसिया फरेबों का चित्रण इसमें हुआ है। किसमें, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कथा फैंटेसी जो है, फैंटेसी इसमें शैली है कथा की। इसकी बात करें तो चांद सरकार के निवेदन पर, इसमें क्या होता है कि चांद सरकार के निवेदन पर भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए और वहाँ की पुलिस को सक्षम बनाने के लिए इंस्पेक्टर माता दिन को चांद पर भेजा जाता है। ठीक है, वो वहाँ जाते हैं और वहाँ भारतीय पुलिसिया भ्रष्टाचार के तमाम हथकंडे अपनाकर वहाँ की व्यवस्था को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नष्ट कर देते हैं। चांद सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को इंस्पेक्टर माता दिन को शीघ्र वापस बुलाने के लिए पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कहानी का सारांश। अब हम देख लेते हैं इसमें जो कहानी एक दी गई है पिता कहानी, उसको हम एक पिता कहानी इसको देख लेते हैं। अगर हम इसके रचनाकार की बात करें तो ज्ञान रंजन जी हैं। तो पिता कहानी के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार कौन है, ज्ञान रंजन। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है, 1936 ईस्वी महाराष्ट्र में। और इनकी जो कहानी पिता है ये किस में संकलित हुई, तो पहल पत्रिका के ये पहल पत्रिका के संपादक थे। कौन, ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन जो है इस किसके संपादक थे, तो पहल पत्रिका के संपादक थे। अगर इनकी प्रथम कहानी पूछी जाए कि इनकी जो ज्ञान रंजन जी हैं इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, तो इनकी प्रथम कहानी है वो मनहूस बंगला है। ठीक है, और कहानी संग्रह कौन सा है इनका, तो इधर और उधर, ये इनका कहानी संग्रह है जो 1968 ईस्वी में आया था। ठीक है, और दूसरी और कहानियाँ इनकी कौन सी हैं, तो देखो एक इधर उधर 1968 ईस्वी, यात्रा जो 1971 ईस्वी, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं, जो सपना नहीं वो क्या है 1997 ईस्वी। शैली की बात करें तो शैली देखो इम्पॉर्टेंट है और शैली आपको पता होनी चाहिए। तो शैली कौन सी है, लोक कथात्मक शैली है। कौन सी, लोक कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है पिता कहानी में। प्रकाशन वर्ष कब है, तो जो पिता कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। कब है, 1965 ईस्वी। ठीक है, तो ये पिता कहानी थी। इसका सारांश बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सारांश हम इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। जो इसके पात्र क्या हैं, तो पिता कहानी के पात्र क्या है, तो एक कथानायक है और दूसरे पिता हैं। बस 2 ही पात्र हैं और उसमें और ज़्यादा पात्रों की बात नहीं की गई है। वहीं हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसका क्या है कि वृद्ध विमर्श पर आधारित कहानी है। किस पे आधारित है, वृद्ध विमर्श पर आधारित है।
इस कहानी में पुरातन पीढ़ी जो पिता के प्रति नई पीढ़ी में परंपरागत संस्कारों एवं जीवन पद्धति के प्रति विद्रोह भाव को चित्रित किया गया है। ठीक है। पिता कहानी में आलोचकों के मत की बात करें तो अकेलेपन के अभाव बोध का अंकन है। ये किसने कहा है? सिद्धनाथ कुमार ने कहा है। ये सिद्धनाथ कुमार का मत है। पिता पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीके की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। ये कथन, ये जो मत है, ये गोपाल राय का है। ठीक है। ये किसका है? गोपाल राय का है। तो ये पिता कहानी थी। अब हम अंतिम कहानी आज की देखेंगे। जो अंतिम कहानी कौन सी है? जो कि राजा निर्वंशिया है। और इनके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कमलेश्वर है। ये आज की अंतिम कहानी है। और हम लोग अब पूरे यूनिट 7 को पूर्ण रूप से फिनिश कर रहे होंगे। तो यूनिट 7 में जितनी भी कहानियाँ दी गई थी, हमने सभी कहानियों को देखा है और ये अंतिम कहानी है। और उम्मीद है कि अब यूनिट 7 से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बचेंगे नहीं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं राजा निर्वंशिया, जो कि क्या है? कहानी है। रचना काल की बात करें तो इसका रचना काल कब है? 1956 ईस्वी है। कहानी जो है ये कब जो 1956 ईस्वी कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई, क्योंकि ये जो रचना काल जिसका जो रचना की गई और कब प्रकाशित हुई तो दोनों का एक ही वर्ष है, इसीलिए इसको देखो रचना काल और प्रकाशन वर्ष दोनों 1956 ही लिख दिया गया है। ठीक है। कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो किस में प्रकाशित हुई थी? तो ये कहानी पत्रिका है, इसमें प्रकाशित हुई थी। रचनाकार कौन है? तो राजा निर्वंशिया के रचनाकार कौन हैं? जाएंगे वो कमलेश्वर हैं। विषय क्या है? तो इसमें जो विषय दिया गया है वो राजा निर्वंशिया और रानी जगपति। देखो, राजा निर्वंशिया है और रानी जगपति हैं। और चंदा की कहानी के माध्यम से निर्वंशिया जगपति की मनहा स्थित एवं स्त्री अस्तित्व की समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है। अगर पात्र की बात करें तो जगपति हैं, चंदा हैं, बच्चन सिंह हैं जो कंपाउंडर हैं, दयाराम हैं। ठीक है। ये इसके पात्र हैं। शैली की बात करें तो शैली कैसी है? लोक कथात्मक शैली है। कैसी है? लोक कथात्मक शैली है। तो ये राजा निर्वंशिया की कहानी है। इसके सारांश की बहुत ज़्यादा यहाँ से बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से सारांश में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इसी में हमने संकलित कर लिए हैं। एक राजा निर्वंशिया की जो कहानी है, विधा की बात करें तो विधा कौन सी हो जाएगी? कहानी हो जाएगी। रचना काल की बात करते हैं तो रचना काल 1956 ईस्वी रचना काल है, या फिर प्रकाशन वर्ष दोनों 1956 ईस्वी में है। किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी? तो कहानी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। रचनाकार कमलेश्वर जी हैं। पात्र ये आपको दिए गए हैं, जगपति हैं, चंद्रा है, बच्चन सिंह है और दयाराम है। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ की इसकी शैली है, लोक कथात्मक शैली है। अगर हम और देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं एक बार दोबारा से और इसको देख लेते हैं। हाँ जी। तो कोशिका घटवार इसके रचनाकार हैं कौन है? शेखर जोशी जी हैं। ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ये कहानी का सारांश हो गया। उसके बाद सिक्का बदल गया। रचना काल कब है? तो 1948 ईस्वी है। प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बादल के घेरे 1980 कहानी संग्रह में ये संकलित है। ठीक है। इसकी जो रचनाकार हैं वो कृष्णा सोबती जी हैं। 1825 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 2019 ईस्वी में इनका निधन हो गया है। ठीक है। पात्र की बात करें तो सहानी है, शाह जी हैं, सोरा हुसैना और उसके बाद बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल, थानेदार दाऊद खां है। ये इसके पात्र हैं। सिक्का बदल गया ये कहानी का सारांश है और ये आलोचकों के मत। अब अपना अपना कहानी भाग अपना भाग कहानी की बात करें तो रचना काल कब है? 1931 ईस्वी है। रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र जी हैं। इसमें किसमें संकलित है? तो वातायन कहानी संग्रह में ये संकलित है। शैली कौन सी है? तो शैली संवाद शैली हो जाएगी। ठीक है। ये इसका विषय क्या है? तो जो
धनाढ्य लोग हैं वो गरीब लोगों की कैसे उपहास करते हैं, उसके बारे में चित्रण किया गया है कि कैसे झूठी संवेदना देने का प्रयास किया गया है। इसमें 10 वर्षीय एक पात्र की बात करें तो 10 वर्षीय अनाथ बालक है, कथानायक है, कथानायक का मित्र है। भाग्य अपना अपना कहानी का ये सारांश है और ये मान्यवर जी का जो नामवर सिंह है उनका मत है, कथन दिया गया है। ठीक है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ये बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप कभी पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इसकी रचना काल क्या है, 1968 ईस्वी है और रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है। और ये किस में संकलित है तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र में संकलित है। ठीक है। इसके अगर पात्र की बात करते हैं तो पात्र कौन है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन है जिनको एमडी साहब के नाम से जाना जाता है। कोतवाल साहब है, उसके बाद चांद सरकार है, भारत सरकार है, आईजी और पुलिस मंत्री हैं। ठीक है। शैली की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, शैली फैंटेसी और व्यंग्यात्मक शैली है। ठीक है। और अगर विषय की बात करें तो पुलिस व्यवस्था के भ्रष्टाचार को चित्रित किया गया है। आगे हम देखेंगे पिता कहानी। तो पिता कहानी के रचनाकार कौन है, ज्ञान रंजन जी हैं। उनका जन्म कब हुआ, 1936 ईस्वी महाराष्ट्र में हुआ है। और उनके निधन की बात करेंगे तो निधन अभी नहीं हुआ है। ठीक है। और पहल पत्रिका के संपादक हैं कौन, जो ज्ञान रंजन जी हैं। प्रथम कहानी इनकी मनहूस बंगला है। और कहानी संग्रह की बात करते हैं तो इधर और उधर 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यात्रा 1971 ईस्वी, छड़जीबी 1977, सपना नहीं 1997। और इसकी शैली की बात करें तो लोक कथात्मक शैली है। किसकी, पिता कहानी की शैली की बात करते हैं तो लोक कथात्मक शैली है। और प्रकाशन वर्ष कब है तो प्रकाशन वर्ष इसका 1965 ईस्वी है। अब हम देख लेते हैं, ये तो इसका कहानी का इसके पात्र दिए गए, कथानायक हैं और पिता हैं, बस 2 ही पात्र हैं इसमें। आलोचकों के मत हैं, जो अकेलेपन के अभाव बोध का अंकन है, ये सिद्धनाथ कुमार ने कहा है। और पिता पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीके की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी, ये किसने कहा है, गोपाल राय जी ने कहा। ये राजा निर्वंशिया कहानी है, जिसके रचनाकार कौन है तो रचनाकार कमलेश्वर जी हैं। रचना काल और प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है और ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें विषय क्या दिया गया है तो राजा निर्वंशिया और रानी जगपति और चंदा की कहानी के माध्यम से निर्वंशिया जगपति की मनहा स्थित एवं स्त्री अस्तित्व की समस्या का चित्रण किया गया है। पात्र की बात करें तो पात्र जगपति हैं, चंद्रा है, बच्चन सिंह है जो कि कंपाउंडर है और दयाराम है। शैली की बात करें तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तो लोक कथात्मक शैली है। तो ये आज की क्लास थी और आज यूनिट 7 हमने पूर्ण रूप से फिनिश कर लिया है। अब यूनिट 7 के बाद अब हम अगला यूनिट 5 को देखेंगे और एक ही क्लास में यूनिट 5 को भी फिनिश कर रहे होंगे और वहाँ से लगभग 8-10 क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं हम उन पे आसानी से चर्चा कर रहे होंगे। 2-3 घंटे की लगातार क्लास होगी। 2-3 घंटे में हम यूनिट 7 को यूनिट 5 को पूर्ण रूप से फिनिश कर देंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के तक शेयर करने के बाद भाई एक लाइक का बटन आता है, उस पर ज़रूर लाइक करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत धीरे धीरे अगर आप इसको शेयर करते रहेंगे तो हमें मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है आपकी। और हम जल्द ही आपका एग्ज़ाम है जो कि 5 तारीख को है। बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करते रहें, लगातार जुड़े रहें और अच्छे से रहें, क्योंकि स्वस्थ दिमाग में ही, जब स्वस्थ दिमाग होता है स्वस्थ शरीर होता है, तभी स्वस्थ दिमाग होता है। और अगर स्वस्थ शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो पेपर आपका बेहतर होगा और इस बार आप नीट जीआरएफ को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।